दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमेश पंत की लिखी कहानी नई नई साइकिल। जिस वक्त वो पहली बार हमारी जिंदगी में आई, उस वक्त हम लोग छोटू की छत पे कपड़े की बॉल से क्रिकेट खेल रहे थे। वैसे तो छोटू की मम्मी का लोगों का उसको छोटू कह के बुलाना पसंद नहीं था। वो अक्सर टोक दिया करती, संतोष नाम हुआ उसका, छोटू छोटू क्या चाहिए। लेकिन हम तो प्यार से उसे छोटू ही बुलाते थे। वो था ही इतना गोलू मटोलू और प्यारा सा। खैर, छोटू का महत्व तो यहाँ इस कहानी में इतना ही है कि उसी ने पहली बार उसके आने की खबर मुझको दी थी। वो यानी मेरी और मेरे पूरे मोहल्ले की पहली साइकिल। तो हुआ यूं कि क्रिकेट का खेल अपने चरम पर था। छोटू की टीम को जीतने के लिए बस 7 रन चाहिए थे और आखिरी विकेट बचा था। एक बार अब्लू की शानदार अपील के बाद और अंपायर की बेमानती की बदौलत आखिरी बल्लेबाज जीवनदान पा चुका था। अब्लू नहीं समझे, अरे हमारे पहाड़ में क्रिकेट की भाषा ना हमने खुद इजाद की थी। मसलन वाइड बॉल हमारे लिए वाइट बॉल थी, डेड बॉल को हम सुर्रा बॉल कहते थे। बॉलिंग एक्शन में जर्क भनका के बॉल करना था। आउट हो जाने का एक नया तरीका भी हमने इजाद कर लिया था। छत की रेलिंग के बाहर टकरा के बॉल जाने में 4 रन थे, लेकिन डायरेक्ट जाने में बाउंड्री आउट हो जाता था। खैर, कपड़े की बॉल के स्पेशलिस्ट गुड्डू की बनाई बॉल बैट्समैन की तेज तर्रार शॉट की मार खा के सीधे छत की रेलिंग के बाहर जा चुकी थी। आखिरी बल्लेबाज बाउंड्री आउट हो चुका था और बॉल दंदनाती हुई सीधे सड़क के किनारे नाली में जाकर गीली हो चुकी थी। जैसे ही बॉल छत से नीचे रोड पे जाती तो हम सारे बच्चे रेलिंग के किनारे खड़े होकर सड़क पे जो भी गुजर रहा होता उसे चीख चीख के कहने लगते, अंकल जी बॉल दे दो, अंकल जी बॉल दे दो, अंकल जी। और आग्रह की शक्ल में हम बच्चों का ये सामूहिक आदेश सामने वाले को इतना परेशान कर देता कि वो आखिर 2 मंजिले की इस छत पे बॉल फेंकने को मजबूर हो जाता। लेकिन अभी समस्या ये थी कि बॉल नाली में गिर गई थी और गंदे पानी से लबालब भरी उस नाली से बॉल देने को भला कोई क्यों तैयार होता। तो हम कोई जरूरत से ज्यादा दयालु मुर्गा खोज ही रहे थे कि छोटू जोर से चीखा, अरे दीपू दादा, तेरी मम्मी आ गई और वो साइकिल भी लाई है। एक तो मम्मी का आना ही इतनी बड़ी खबर था और उस पे वो साइकिल भी साथ लाई थी। जरूर छोटू को शैतानी कर रहा था। मुझे छोटू की कही इस बात पे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने हमारे किराए में रहने वाले बासुदा को रोडवेज की बस से साइकिल उतारते और मम्मी को हमारे घर के जीने पे चढ़ते देखा तो लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। मम्मी नौकरी के सिलसिले में बचपन से ही हमसे दूर रहने लगी थी। वो 1-2 महीने बाद जब भी छुट्टी मिलती तो घर आती। छुट्टी के दिन भर खेलने से टोकने वाला मुझको कोई नहीं था। कभी कभी तो हद ही हो जाती थी। हम एकदम सुबह 8 बजे अपने मशहूर लल्लू पंजू ग्राउंड पे पहुंच जाते। वहां क्रिकेट से दिन की शुरुआत होती, फिर क्रिकेट से बोर हो जाते तो फुटबॉल खेलने लग जाते। फुटबॉल के बाद किंग कॉन्ग, सपिट्ठू और शाम होने के बाद छुपन छुपाई। मम्मी के घर से बाहर रहने के सचमुच कई फायदे थे। पापा का तो खैर काम ही कुछ ऐसा था कि वो अक्सर टूर पे रहते थे। उनको हमारे एग्जाम्स की मार्कशीट में नंबर कभी खराब मिले नहीं, इसलिए उन्होंने कभी टोका भी नहीं। पर मम्मी के घर पे ना होने के नुकसान भी कम नहीं थे। स्कूल में दोस्तों में से किसी के टिफिन में आलू के परोठे होते तो किसी के टिफिन में मटर के छोले, कोई गाजर का हलवा लेके आता तो कोई काजू किशमिश वाली खीर। लेकिन मेरे टिफिन में हमेशा बंद रहता। रूखा सूखा बन खाते हुए हमेशा मम्मी याद आती थी। इसीलिए मम्मी का घर आना किसी त्योहार से कम नहीं होता था। वो हमारे लिए हर बार कुछ न कुछ जरूर लाती थी, कभी नए कपड़े, कभी खिलौने। लेकिन आज तो वो खुशी और भी कई गुना बढ़ गई थी। साइकिल रोडवेज की बस की छत से उतारी गई और फिर जीने से होते हुए घर के कमरे में लाई गई। कुछ देर तो मैं बस उस साइकिल को निहारता रहा। साइकिल इतनी नई थी कि छूने में भी डर लग रहा था। साइकिल के हैंडल पर पॉलीथीन का कवर अब भी चढ़ा था, मरून रंग का मडगार्ड और काले रंग की गद्दीदार सीट। धीरे धीरे गुड्डू, तिल्लू, छोटू, प्रदीप, योगी, मोंटी, सारे के सारे दोस्त कमरे में जमा हो गए और साइकिल को घेर के खड़े हो गए। तिल्लू ने साइकिल को छूने की कोशिश की तो मैंने झट से उसका हाथ पीछे कर दिया। मेरी साइकिल को सबसे पहले मुझको छू के देखना था। मैंने एक हाथ पूरी साइकिल पर फेरा और फिर उसकी सीट पर बैठ गया। मेरे पैर तो मुश्किल से जमीन छू रहे थे, लेकिन
मैं साइकिल पे बैठते ही 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अब मैं पूरे मोहल्ले की पहली साइकिल का मालिक जो था, पूरे मोहल्ले की पहली साइकिल का मालिक यानी मैं, नई चमचमाती साइकिल के जिंदगी में शामिल होते ही अचानक साइड हीरो से प्रमोट होके हीरो के किरदार में शिफ्ट हो चुका था। अचानक मेरी पूछ दोस्तों में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब इस रुतबे को पूरे कस्बे में बढ़ाना था और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था साइकिल चलाना सीखना। पर सवाल यह था कि साइकिल चलाना सिखाएगा कौन? लेकिन रात होते होते ये समस्या भी सुलझ गई। सोने के ठीक पहले पापा अपनी पापा वाली भूमिका में आ गए। बेटा कल सुबह ठीक 5 बजे उठ जाना, हाँ, साइकिल सीखने चलना है। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पापा को खुद तो साइकिल चलाना आता नहीं, वो भला मुझको सिखाएंगे कैसे? लेकिन मैंने सोचा कि कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे। इसी सोच के साथ मैंने सोने की नाकाम कोशिशें की, लेकिन नींद कहाँ आनी थी। समझ नहीं आ रहा था कि सुबह तक का सब्र होगा कैसे। मैं तो बस अभी उस साइकिल से दुनिया नाप लेना चाहता था। सुबह भी हुई और मैं उठा भी। पापा साइकिल को अपने कंधे पर रख के रोड तक ले आए। जैसे ही मैं साइकिल पर सवार हुआ, पापा ने सीट से साइकिल को जोर से पकड़ लिया। साइकिल गिरते गिरते बची। अब क्या करना है पापा? मैंने अपने दोनों हाथों से हैंडल को थामते हुए कहा। पापा ने साइकिल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपना दिमाग चलाने के बाद कहा, अब पेडल मारने शुरू करो। मैंने धीरे धीरे पेडल पर जोर लगाया और अचानक जैसे पेडल ने झटका मार के मेरा पैर वापस पीछे फेंक दिया हो। मुझे अपने कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बेटा इतना आसान नहीं है मुझको चलाना, चीजें बाहर से जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती नहीं है। ये कौन बोला? मैंने आसपास देखा। अरे बेटा संभल के, कमर सीधी रखो और नीचे पेडल की तरफ मत देखो ना, एकदम सामने देखो। साइकिल से 30 इंच आगे रखो अपनी नजर। ये दूसरी आवाज तो पापा की थी, पर इससे पहले कौन बोला था? खैर साइकिल धीरे धीरे आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन सीधी क्यों नहीं हो रही थी? और कमर तो ऐसे लचक रही थी जैसे मेरे कंट्रोल में ही ना हो, और नजर बार बार पेडल की तरफ ही चली जा रही थी। अरे बेटा कहा ना, कमर सीधी रखो, सामने देखो। साइकिल के पीछे भागते सीट को मजबूती से पकड़े पापा लगातार डायरेक्शन दे रहे थे। साइकिल अपना हैंडल मेरी तरफ मोड़कर बार बार उचक कर मुझको देखती, जैसे कह रही हो, जिंदगी में किसी की कमान अपने हाथ में लेना इतना आसान नहीं होता बच्चू। बैलेंस का नाम सुने हो? बैलेंस करना होता है, भले साइकिल चलाना हो या जिंदगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह साइकिल थी या फिर कोई टीचर। मुझे पहली बार समझ में आ रहा था कि सच में चीजें बाहर से जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी होती कहाँ हैं। इधर सुबह सुबह उठकर पापा ने मेरी परेड लगा रखी थी और साइकिल मेरे मजे ले रही थी। लेकिन हम दोस्तों के बीच मेरा सिक्का कुछ ज्यादा ही जम गया था। मसलन शाम को हम सभी बच्चों को 5-5 लीटर का जार लेकर पीने का पानी लाना होता था। पर अब पानी लेकर लौटने पर गुड्डू मेरे पास आता और चुपचाप मेरे हाथ से जार लेकर कहता, मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर। और थोड़ी देर साथ चलने के बाद वो बड़ी मिन्नत करके कहता, अपना सीखने के बाद सबसे पहले साइकिल मेरे को सीखने देना। अपना भार उसे सौंप कर मैं अपनी गरिमामय चुप्पी को बरकरार रखता। उस चुप्पी में न हाँ होती न ना, पर संभावना दोनों की होती। क्रिकेट खेलते हुए भी अब मैं 5th डाउन से ओपनिंग में आ चुका था। तो क्या हुआ कि रन में अभी भी अक्सर 2 या 4 ही बना पाता था, लेकिन थैंक्स टू माय साइकिल मेरा बैटिंग ऑर्डर एक तरह से परमानेंट ही हो गया था। लेकिन सुबह सुबह साइकिल सिखाते हुए पापा का धैर्य अब जवाब देने लगा था। मैंने साइकिल चलाना भले ही पूरे 15 दिनों की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीखा हो, वो साइकिल चलाना सिखाने में अब मास्टर जरूर हो गए थे। सुबह सुबह जब वो साइकिल सिखा रहे होते तो अब उनके हाथ में एक स्केल भी होता। जैसे ही मेरी कमर लचकती या बैलेंस खराब होता, वो स्केल से एक हल्की थपकी मेरी पीठ पे मारते। पहाड़ी ठंड में स्केल की हल्की सी चोट भी तेजी से लगती और मेरी कमर तुरंत सीधी हो जाती। धीरे धीरे स्केल की चोट का ऐसा डर बैठा कि कमर अपने आप सीधी रहने लगी। बैलेंस कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब सीखना था पेडल मारना और ब्रेक लगाना। अब पापा को साइकिल पकड़ने की जरूरत नहीं थी। वो पीछे पीछे भागते और मैं आगे आगे साइकिल दौड़ाता। लेकिन 3-4 पेडल मारने के बाद साइकिल लड़खड़ा जाती और
एक बार तो इस चक्कर में बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि मैं धड़ाम से सड़क पे गिरा और घुटना छिल गया। पापा दौड़ के आए। उन्होंने मेरी पैंट उठा के देखा, घुटने से हल्का हल्का सा खून भी बह रहा था। पापा कुछ कहते इससे पहले साइकिल ही बोल पड़ी। बिना चोट लगने की आदत डाले जिंदगी में कुछ नहीं सीखा जा सकता, समझे बच्चू? बेटा साइकिल जो है ना खून मांगती है। तो क्या तिल्लू ने ठीक ही कहा था? पूरे 20 दिनों की प्रैक्टिस के बाद वो दिन आखिर आ ही गया। मैं बिना पापा की मदद के, बिना बैलेंस डगमगाए, एकदम लय से पेडल मारता हुआ अकेले साइकिल चलाने लगा था। साइकिल चलाना सीखने के इस लम्हे में सबसे पहले मुझे माँ याद आई। कल माँ की छुट्टी खत्म हो रही थी और उसे वापस अपने काम पर जाना था। मैं साइकिल सर पर दौड़ाता हुआ घर आया और रोड से ही माँ को आवाज लगाई, मम्मी बाहर आओ, देखो मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। माँ बाहर आई और मैंने 2 चक्कर सड़क पे लगा के माँ को दिखाए। कितनी खुश हुई थी माँ उस वक्त। मन तो कर रहा था कि माँ को पीछे बिठाकर पूरे कस्बे में घुमा लाऊं, लेकिन साइकिल के पीछे कैरियर भी तो नहीं था। खैर, ये ख्वाब मैंने आगे के लिए जमा कर लिया। तो अब मैं 7वें नहीं बल्कि 8वें आसमान पे था और मन ही मन मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस साइकिल को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। कुछ दिनों तक तिल्लू, प्रदीप, छोटू सब ने मुझसे साइकिल मांगने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी को उसके पास फटकने तक नहीं दिया। कुछ दिन बाद सब ने हार मान ली, लेकिन गुड्डू की उम्मीद अब भी बाकी थी। अगली शाम जब मैं साइकिल से पार्क के चक्कर लगा रहा था तो गुड्डू मेरे पास आया। देख मैंने नया बैट लिया है, तू चाहे तो 1-2 दिन के लिए रख ले इसको। उसने बैट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं भी कोई इतना बेवकूफ नहीं था कि उसकी मंशा ना समझ पाऊं। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे बैट की, और सुन ले, मेरी चमचागिरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा, बड़ा है साइकिल चलाने वाला। गुड्डू को बुरी तरह दुत्कार के मैं आगे बढ़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी और मुझे भी उससे वो उम्मीद नहीं थी जो उसने उसके बाद किया। भाड़ में जाए तेरी साइकिल, और आज से तेरी मेरी कट्टी। मुझे पीछे से गुड्डू की यह आवाज सुनाई दी, लेकिन मुझे उसकी इस बात से कोई फर्क भला कहां पड़ना था। मैं तो अपनी साइकिल के साथ खुश था, लेकिन आज शायद साइकिल मुझसे खुश नहीं थी। मैं कुछ ही आगे बढ़ा था कि न जाने कहां से एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच आ गया। मेरी नजर उस पर जाती इससे पहले मेरी साइकिल उस पत्थर से टकरा चुकी थी और मैं साइकिल समेत सीधे जाकर सड़क किनारे बनी नाली में जा टकराया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और मेरे दाएं पैर पे प्लास्टर चढ़ चुका था। कम से कम 1 महीने का बेड रेस्ट करना होगा और चलना फिरना एकदम बंद। डॉक्टर साहब पापा को समझा रहे थे और मैं इसी चिंता में था कि मेरी साइकिल का क्या होगा, वो किस हाल में होगी और कहाँ। घर आके सबसे पहले मेरी नज़र बरामदे में रखी साइकिल पर ही गई। साइकिल को कोई ज़्यादा चोट नहीं आई थी। पापा ने उसको लॉक लगा के रख दिया था। साइकिल मुंह लटकाए मेरी ही तरफ देख रही थी। अगले कुछ दिन तो बिस्तर पर पड़े पड़े किसी तरह कट गए, लेकिन अब बुरी तरह से बोरियत होने लगी थी। माँ को तो पता भी नहीं चला था मेरी चोट लगने का। जिस शाम मुझे चोट लगी थी वो उसी सुबह सुबह निकल गई थी। पापा ने उनको ये तो बताया था कि मुझको चोट लगी है, लेकिन प्लास्टर लगने जितनी चोट है ये नहीं बताया था। अब तो 4 दिन हो गए थे बिस्तर पर पड़े पड़े। मुझे तिल्लू, छोटू, प्रदीप कोई भी मिलने नहीं आया। गुड्डू तो खैर कट्टी करके ही चला गया था। इस वक्त मुझे रह रहकर अपने इन दोस्तों की याद आ रही थी। छोटू की छत पे क्रिकेट की मस्ती याद आ रही थी, किंग कॉन्ग याद आ रहा था, छुपन छुपाई का खेल याद आ रहा था। मैं 8वें आसमान से सीधे जमीन पे आके धड़ाम से गिर गया था, लेकिन मुझे उठाने के लिए कोई भी दोस्त मेरे आसपास तक नहीं था। अब मैं लीड हीरो तो दूर, साइड हीरो भी नहीं रह गया था। बिस्तर से ईंटें लटकाकर मेरे प्लास्टर वाले पैर को सीधा रखा गया था। बीच बीच में पैर में दर्द उठती और मेरी कराह निकल जाती। खिड़की के बाहर दूर कहीं से मुझे दोस्तों के खेलने की आवाज आ रही थी। मन कर रहा था कि अब भी उनके पास जाऊं और उस सब के लिए माफी मांग लूं जो पिछले कुछ दिनों से मैंने उन सब के साथ किया था। मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर पैर पर लगे प्लास्टर पर गिरी और उसी में कहीं खो गई। तभी मुझे पहले पापा की आवाज सुनाई दी और फिर छोटू की, अंकल जी क्या हुआ दादा को? और फिर उस आवाज के पीछे पीछे
कमरे में दोस्तों की पूरी पलटन चली आई। कोई मेरे पैरों के पास बैठा, कोई सरहाने के बगल में। अचानक जैसे मेरा सारा दर्द कहीं गायब हो गया। तभी टिल्लू अपने साथ लाए लूडो को मुझे दिखाते हुए बोला, जब तक तेरा पैर ठीक नहीं हो जाता हम तेरे साथ लूडो खेलेंगे। गुड्डू पीछे चुपचाप खड़ा था, मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। तभी वो बिना मेरी तरफ देखे बोला, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो सब। सभी उसकी तरफ देखने लगे। अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया था। मुझे पता था सबके सामने वो मुझको कुछ भला बुरा ज़रूर कहेगा। वो बोला, मैं पहले ही बता देता हूँ, लाल गोट मेरी होगी। ये सुन के सब हंसने लगे, लेकिन मैं इतना शर्मिंदा था कि सॉरी भी नहीं बोल पाया। छोटू बिस्तर पर लूडो बिछाने लगा और मैंने मन ही मन सोच लिया कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए पापा से कह के साइकिल की चाबी मैं अपने इन सारे दोस्तों को दे दूंगा। इस फैसले के बाद मैंने अपनी साइकिल की तरफ देखा। उसे देख के यही लगा कि मेरे इस फैसले से वो भी खुश थी। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।